नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। मोदी और अमित शाह की चली लंबी मीटिंग और सीएम योगी की कुर्सी पर क्या बड़ी खबर आ गई है, आज सबसे पहले यह बताऊंगा। मीटिंग पर मीटिंग, यूपी में हलचल के बीच फुल एक्शन मोड में नरेंद्र मोदी क्यों दिख रहे हैं? योगी पर नहीं, यूपी में किस पर गाज गिरने वाली है, अंदर की रिपोर्ट क्या है, आज यह भी बताऊंगा। और अखिलेश से लेकर राहुल तक यूपी की वो खबर जो दिल तोड़ देगी विपक्ष का, वो भी लेकर आया। वो लाडला भाई जो बीजेपी को महाराष्ट्र का चुनाव जिताने आया है क्या, इसका चैप्टर भी है। और फिर मोदी मुसलमान और सबका साथ सबका विकास, किसने कहा बहुत हो गया, मोदी कुछ भी कर ले मुसलमान वोट नहीं ही देगा, रिपोर्ट क्या कहती है आज आपको दिखाऊंगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा क्यों बोले मुसलमानों की बढ़ती आबादी जीने मरने का मुद्दा है, आज यह भी बताऊंगा। और साथ ही बाबा बागेश्वर खुद हैरान कि कैसे उनके मुंह पर किसने कह दिया कि मार्केट में यह नया बाबा आया है। बागेश्वर बाबा के दरबार में पाकिस्तान से पहुंची महिला, तो क्या गजब हुआ, यह भी दिखाऊंगा। और आप खुजली करते रह जाएंगे, इधर वो आपका माल उड़ा कर ले जाएंगे। मार्केट में घूमते खतरनाक खुजली गैंग का वो चैप्टर जो आपको लुटने से बचाएगा, जरूर देख लीजिएगा। ये खुजली गैंग वाले हर जगह घूम रहे हैं, कहीं आप ना फंस जाइए। लेकिन पहले पाठशाला में दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट कंपनियों में कन्नड़ भाषियों के लिए आरक्षण वाले विधेयक पर यू टर्न ले लिया है। विवाद बढ़ने के बाद सीएम सिद्धारमैया ने पोस्ट को डिलीट कर दिया। कर्नाटक सरकार के मंत्री डैमेज कंट्रोल में लग गए। बताया जा रहा है कि कई बड़े उद्योगपतियों ने इसका विरोध करते हुए सरकार से इस पर पुनर्विचार की मांग की थी। अब सरकार ने इस बिल को होल्ड पर डाल दिया है। बिहार में वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या में नया खुलासा हुआ है। हत्या से 5 दिन पहले का एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें कुछ लोग लाठी डंडे और हथियार लेकर जीतन सहनी के घर में घुसते हुए दिख रहे हैं। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि कासिम अंसारी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर केस में एक और फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पूजा खेडकर ने फर्जी एड्रेस प्रूफ के जरिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल किया था। वहीं पूजा खेडकर ने उनकी शिकायत करने वाले पुणे के कलेक्टर के खिलाफ हैरेसमेंट का केस कर दिया है और इसकी जानकारी मुख्य सचिव को दे दी है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, मोदी और अमित शाह की लंबी चली मीटिंग और सीएम योगी की कुर्सी पर बड़ी खबर क्या आ गई। मीटिंग पर मीटिंग, यूपी में हलचल के बीच फुल एक्शन मोड में क्यों आए मोदी? योगी पर नहीं, यूपी में किस पर गाज गिरने वाली है, अंदर की रिपोर्ट क्या है? और अखिलेश से लेकर राहुल तक यूपी की वो खबर जो उनका दिल तोड़ देगी। लाडला भाई बीजेपी को महाराष्ट्र चुनाव जिताने आया है क्या? सबसे पहले इसकी खबर। आजकल पूरे देश में यूपी और योगी पर बड़ी चर्चा है। इस चर्चा में कितना सच कितना झूठ है, यह शायद ही किसी को पता हो, लेकिन अफवाहें फैलाने वाले और एजेंडा चलाने वाले अपने काम पर लगे हुए हैं। इसी में से कुछ लोग सीएम योगी के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं कि योगी को तो हटा दिया जाएगा, योगी की कुर्सी कुछ ही दिन की है। इस तरह की बातें चुनाव के पहले भी कुछ लोगों ने की थी और यही चुनाव के बाद भी हो रहा है। लेकिन जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, जो लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, जो लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि योगी तो गए, बॉस उनका बैड लक पहले भी खराब था और इस बार भी उनका मोए मोए होने वाला है। क्योंकि सच यह है कि यूपी में योगी थे, योगी हैं और योगी ही रहेंगे। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 2 दिन से जो कुछ भी यूपी को लेकर चल रहा है, उससे जो संकेत मिल रहे हैं, उसमें 100% एक ही बात निकलकर आती दिख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगी आदित्यनाथ पर भरोसा बना हुआ है। यह बात साफ साफ दिख रही है। यूपी में योगी आदित्यनाथ का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, यह खबरें निकल कर आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है और हमने आपको पाठशाला में सबसे पहले यह बात कही थी। ना ही सरकार और संगठन में योगी आदित्यनाथ की पकड़ कमजोर हुई है और ना ही पार्टी में उनके नेतृत्व को लेकर कोई कंफ्यूजन है। यह तो आप किसी से भी पूछ लीजिए कि यूपी में क्या बीजेपी योगी को हटा देगी या हटा देना चाहिए, यह बात कोई नहीं मानेगा।
ये बात समझने के लिए किसी एक्सपर्ट होने की जरूरत थोड़ी है कि आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो। भाई योगी काम कर रहे हैं, यूपी में सुधार हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, योगी मॉडल की चर्चा देश भर में होती है, योगी जी को भेजा जाता है देश में प्रचार करने के लिए और वही योगी हटा दिए जाएंगे। तो पब्लिक कैसे कहेगी भाई कि योगी हटने वाले हैं? यूपी में सीएम योगी का कोई जोड़, कोई तोड़ दूर दूर तक दिखता भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अपने एक मजबूत नेता को बीजेपी क्यों डिस्टर्ब करना चाहेगी जब उनकी अपनी लोकप्रियता है और जब यूपी में मोदी योगी की जोड़ी की चर्चा हर कोई करता है। एक चुनाव में सीटें कम होने का मतलब यह नहीं है कि योगी को हटा दिया जाएगा। और लोग तो यह भी पूछेंगे कि भाई महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सीटें कम हुई तो महाराष्ट्र में सीएम बदला क्या? राजस्थान में बीजेपी की सीटें कम आई पिछले बार के मुकाबले तो राजस्थान का सीएम बदला क्या? हरियाणा में बीजेपी की सीटें पिछले बार के मुकाबले कम आई तो क्या हरियाणा का सीएम बदला क्या? तो कहीं का सीएम मोदी जी नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ कहेंगे कि योगी जी को हटा दो। तो कई चीजें तो बेसिक लॉजिक के हिसाब से ही सोचिएगा तो जो लोग एजेंडा चला रहे हैं कि योगी तो गए, योगी तो गए, वो नैरेटिव अपने आप ध्वस्त हो जाता है। लेकिन आज हम फैक्ट्स के साथ आपको चीजें बताएंगे। अफवाहें कैसे चलाई जा रही हैं, आग में घी डालने का काम हो रहा है, वो भी देश देख रहा है। पिछले 2 दिन से अखिलेश यादव, इंडी गठबंधन और ऐसे लोग कह रहे हैं कि मोदी योगी की जोड़ी को टूटते हुए वो देखना चाहते हैं। सीएम योगी को लेकर जो भी बातें फैलाई जा रही हैं वो इस आधार पर फैलाई जा रही हैं कि बीजेपी की मीटिंग पर मीटिंग हो रही है और किसी ने कोई बयान दे दिया, लेकिन मीटिंग पर मीटिंग करके नतीजों की समीक्षा करने का मतलब यह नहीं कि योगी पर कोई खतरा है। वो एक बड़ा फेमस डायलॉग है ना कि करिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग, मीटिंग अलुआ मीटिंग। बीजेपी की मीटिंग अलुआ मीटिंग नहीं चल रही है, जो पंचायत वाला डायलॉग है। वहां जबरदस्त मंथन चल रहा है। नतीजों के बाद तो कोई भी पार्टी सीरियस होती है तो वो रूटीन समीक्षा करती है। कईयों को तो करना चाहिए, वो कर भी नहीं रहे, लेकिन बीजेपी कर रही है। जो कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास हो रहा है। टाइट पेच, वो जो पेच ढीले थे उन्हें टाइट किया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों को एजेंडा चलाना है वो अफवाहें फैलाने में जुटे। सच यह है कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जब यह बयान दिया कि संगठन से बड़ा कोई नहीं होता, और इस बयान की जब बहुत चर्चा हुई तो केशव प्रसाद मौर्य को 2 दिन के अंदर ही दिल्ली बुलाया गया। कल शाम को बीजेपी दफ्तर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केशव प्रसाद मौर्य की लंबी बातचीत हुई। जेपी नड्डा यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी अलग से मिले हैं, यानी एक दूसरी मीटिंग कल ही हुई है यूपी बीजेपी के अध्यक्ष और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच। इन्हीं बैठकों को लेकर इंडी गठबंधन के लोग माहौल बनाने लगे कि अब तो गए योगी जी, खत्म हो गया मामला। अगले ही दिन यानी आज एक और बड़ी खबर आ गई कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। मतलब इस पूरे मामले में नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई और करीब 1 घंटे तक यूपी बीजेपी अध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की। इसके ठीक बाद गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी की मुलाकात हुई। यानी पिछले 24 घंटे के अंदर 4 बड़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं। केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो मिल चुके हैं, भूपेंद्र चौधरी मिल चुके हैं जेपी नड्डा से, नरेंद्र मोदी मिल चुके हैं भूपेंद्र चौधरी से, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मीटिंग तो 2 घंटे चली। इन चारों मीटिंग में क्या क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ पर बात हुई नहीं हुई, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि इंडी गठबंधन ने इन्हीं सब बैठकों के आधार पर कैसे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पूरा माहौल बना दिया। एक बार पहले अखिलेश यादव को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। हम सावधान करना चाहते हो प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। ये सरकार कमज़ोर हो गई, इसलिए फैसला टाल दिया। क्या जो पहले जिन लोगों का घर उजाड़ा था, ये सरकार मजबूत होती तो इनका भी उजाड़ देती घर। भाई अखिलेश यादव विपक्ष में, वो तो माहौल बनाएंगे ही, वो तो सवाल उठाएंगे ही। उनके परिवार में जब अंदरूनी लड़ाई चल रही थी, उन्होंने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया था, तो उनसे भी 10 प्रश्न होते थे। अखिलेश यादव का एजेंडा क्या है ये तो समझ में आता है, लेकिन इस मामले में वो लोग भी एक्टिव हो गए जिनका यूपी से कोई लेना देना तक नहीं। केजरीवाल के लोग भी इसमें कूद पड़े और केजरीवाल का पुराना बयान याद दिलाने लगे जो केजरीवाल ने चुनाव के टाइम में दिया था।
अरविंद केजरीवाल का वो पुराना बयान सुनिए जिसके बहाने आम आदमी पार्टी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बना रही है। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। राहुल गांधी लिखकर दे रहे थे कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वो लिखा हुआ अभी फाड़कर लोगों ने फेंका ही था कि अब ये केजरीवाल जी ने जो लिखवाया था वो भी लिखकर, जो लिखा हुआ है वो फाड़कर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ चेंज नहीं होने जा रहे बॉस। खबरें यही आ रही हैं। इसी तरह कांग्रेस के नेताओं ने भी यह माहौल बनाना शुरू कर दिया कि यूपी में बीजेपी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक बार सुनिए अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरा गेम पलट गया। जब ये सरकार का गठन हुआ था उसी समय से ये चीज़ें यूपी से नहीं चल रही, ये चीज़ें दिल्ली से चल रही हैं। दिल्ली से किसी बड़े नेता की उनको शय है कि आप मतलब स्टेट में वो करो, तो वो चल रहा है, वही चीज़ चल रही है। वो वेट कर रहे थे कि पार्लियामेंट का रिजल्ट का, तो जब पार्लियामेंट का रिजल्ट आ गया तो ये चीज़ें बढ़ गई वहाँ पे। लग रहा है योगी जी को चेंज भी कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। अब ये योगी जी को कितनी लिबर्टी मिलती है, प्रेरोगेटिव तो उन्हीं का होता है, सीएम का। तो ये देखो कि अब योगी जी क्या करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो चल रही हैं ये किसी भी पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। बिना आग के धुआं तो नहीं होता। जिस तरह एक मंत्री कह रहे हैं कि बिना संगठन ही सर्वोच्च, बड़ी तालियां बज रही। मुख्यमंत्री अपनी दलील दे रहे हैं, विधायकगण अलग कहानी कह रहे हैं, मंत्रीगण चाहे केंद्र के हों चाहे प्रदेश के हों वो अलग कहानी कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं। उत्तर प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के लोग ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड नहीं, बोलने लगे हैं कि अब तो गुजरात के हवाले उत्तर प्रदेश हो गया। तो ऐसा लग रहा है जैसे गुजरात की भाजपा उत्तर प्रदेश की भाजपा को गुलाम बना रखा। लेकिन जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं और योगी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं उनका मोए मोए हो गया, क्योंकि जिन केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बहाने ये लोग यूपी में बीजेपी के अंदर टकराव की बातें कर रहे थे और योगी की कुर्सी को खतरा बता रहे थे, वो केशव प्रसाद मौर्य ने कल दिल्ली में मीटिंग के बाद आज ट्वीट करके अखिलेश यादव को जवाब दे दिया। उन्होंने लिखा कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। हैशटैग फिर एक बार डबल इंजन सरकार। यानी जिन केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर बंदूक रखकर इंडी गठबंधन योगी आदित्यनाथ को निशाना बना रहा था, वो केशव प्रसाद मौर्य तो खुद कह रहे हैं कि भाई यूपी में बीजेपी की सरकार है और रहेगी और संगठन और सरकार दोनों मजबूत हैं। फिर उनके बगावत की बात तो अपने आप ही खत्म हो जाती है। और दूसरी बात हमने आपको कल सूत्रों के हवाले से बताई थी कि दिल्ली आए केशव प्रसाद मौर्य को आलाकमान ने यही मैसेज दिया है कि मतभेद को भूलिए, एक साथ काम करिए। तो जब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व का ही पहला फोकस यूपी में उपचुनाव है, शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता कि किसी तरह का कोई टकराव हो, तो फिर यूपी में बड़ा खेला होने का सवाल ही नहीं उठता। और नरेंद्र मोदी तो खुद यूपी में जाकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे थे। जब योगी आदित्यनाथ का चेहरा उतरा हुआ था यूपी का रिजल्ट आने के बाद, तब भी नरेंद्र मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई थी। नरेंद्र मोदी नी जर्क रिएक्शन देने वाले नेताओं में से नहीं है, तो वो कैसे ऐसा फैसला लेंगे कि भाई योगी को हटाओ। सबसे बड़ी बात तो यह कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी को लेकर खुद एक्टिव मोड में नजर आए, खुद फीडबैक ले रहे हैं, खुद रिपोर्ट ले रहे हैं। आज यूपी के बीजेपी अध्यक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबी बातचीत की। सूत्र यह बता रहे हैं कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन पर फीडबैक दिया है। यानी अब नरेंद्र मोदी एक्टिव हो गए। ये नहीं कि छोड़ दिया जेपी नड्डा पे, अमित शाह पे, ये लोग बात कर रहे नहीं। नरेंद्र मोदी ने बुलाया भूपेंद्र चौधरी को कि आओ जरा बताओ क्या हुआ है वहां पर। और भूपेंद्र चौधरी ने बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को 5-6 वजह बताई हैं जिससे यूपी में बीजेपी की सीटें कम रह गई। इसमें संविधान बदलने वाला नैरेटिव, आरक्षण खत्म कर देने वाला झूठ या अधिकारियों से कार्यकर्ताओं की नाराजगी जैसी वजहें शामिल है, जिसका जिक्र बीजेपी की रिपोर्ट में भी है। पीएम मोदी को यह भी बताया गया कि यूपी में सरकारी मशीनरी ने बीजेपी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे।
एक खास पैटर्न पर हर सीट पर बीजेपी के वोट कम हो गए। यानी जो बैठक हुई उसमें यूपी की हार पर चर्चा हुई और इंडी गठबंधन ने ऐसा माहौल बनाया कि अब तो पीएम मोदी योगी को हटाने वाले। हालांकि कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने जिस तरह से यूपी बीजेपी अध्यक्ष से बात की, इससे क्लियर मैसेज चला गया यूपी के अंदर कि भाई नरेंद्र मोदी खुद देख रहे हैं कि यूपी में कौन क्या कर रहा है। जैसे आपको यह फोटो दिख रही है साइड में, नरेंद्र मोदी ने एक बार योगी आदित्यनाथ के कंधे पे हाथ रख के जब मैसेजिंग की थी, तो उसी के बाद मैसेज चला गया था कि योगी आदित्यनाथ के कंधे पे पीएम मोदी का हाथ है। तो जो लोग इधर उधर से कुछ सोच रहे हैं कि कुछ हो सकता है, कोई चांस नहीं है। और आज ये मीटिंग भी एक मैसेज है कि यूपी में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी खुद देख रहे हैं। अच्छा, ये बात तो हर कोई समझता है कि जब तक योगी आदित्यनाथ के कंधे पर पीएम मोदी का हाथ है, तब तक योगी आदित्यनाथ को कोई नहीं हटा सकता। और पीएम मोदी खुद बार बार बता चुके हैं कि योगी के कंधे पर उनका हाथ बना हुआ है। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर जो वायरल हुई थी, उसी के बारे में आपको बता रहा था। इस तस्वीर से चुनाव से पहले सबको मैसेज गया था कि पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी का है योगी आदित्यनाथ को। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी योगी आदित्यनाथ पर कई सवाल जब उठ रहे थे, लेकिन नतीजों के ठीक बाद जब दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई थी, उस बैठक में सारे नेता पीएम मोदी को फूल देकर स्वागत कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम मोदी को फूल देकर स्वागत किया, लेकिन इकलौते नेता जिनकी पीठ थपथपाई थी नरेंद्र मोदी ने, वो योगी आदित्यनाथ थे। किसी और की पीठ नहीं थपथपाई। तो इधर पीठ थपथपा रहे हैं, उधर कुर्सी निकाल देंगे पीछे से, ऐसा होता है। इसके बाद 18 जून को जब पीएम मोदी वाराणसी गए थे, तो भी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जो केमिस्ट्री दिखी थी, उससे क्लियर हो गया था कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को कोई खतरा नहीं। हमने आपको पहले भी बताया था कि पीएम मोदी नी जर्क रिएक्शन नहीं देते, ना ही हड़बड़ी में कोई फैसला लेते हैं। और इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बावजूद अभी तक यूपी बीजेपी अध्यक्ष को भी नहीं हटाया गया है, जबकि नतीजे आने के बाद ही ऐसी खबरें आई थी कि भूपेंद्र चौधरी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। अगर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हड़बड़ी में ही कोई फैसला लेना होता, तो सबसे पहला एक्शन प्रदेश अध्यक्ष पर न होता। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि नवंबर तक भूपेंद्र चौधरी अपने पद पर बने रहेंगे, उसके बाद आगे कोई फैसला नए प्रदेश अध्यक्ष पर लिया जा सकता है। जहां तक योगी आदित्यनाथ को हटाने को लेकर उड़ रही अफवाहों की बात है, तो सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यह स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन संगठन में बदलाव की पूरी संभावना है। योगी मंत्रिमंडल में भी बदलाव हो सकता है। पार्टी आलाकमान यूपी के और भी नेताओं से फीडबैक लेगा, उसके बाद यूपी के संगठन और सरकार में बदलाव का फैसला हो सकता है। यानी जो लोग ये सोच रहे थे योगी की कुर्सी जाएगी, कई और की कुर्सी जा सकती है। जिन लोगों के मन में योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई डाउट है, वो ये भी समझ लें कि आज ही योगी आदित्यनाथ ने यूपी में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक की है। योगी आदित्यनाथ ने 10 सीटों पर तैयारी के लिए अपनी टीम 30 बनाई है। हर सीट पर 3-3 मंत्री लगा दिया है। आज इस टीम ने मुख्यमंत्री आवास पर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इससे साफ है कि अभी कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। उन्हें उपचुनाव के लिए फ्री हैंड दिया गया है और वो अपनी मर्जी से टीम बना रहे हैं और उनका फोकस क्लियर है कि मुझे उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 30 से मुलाकात की और मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। 10 सीटों के उपचुनाव की तैयारियों के लिए जरूरी सुझाव मंत्रियों से लिए गए। बैठक में सीएम योगी की तरफ से मंत्रियों को साफ संदेश दिया गया कि आजमगढ़ और रामपुर उपचुनावों की तरह उपचुनाव की सभी 10 सीटें जीतनी है। इसके लिए जरूरी तैयारी भी हमें अभी से शुरू कर देनी है, ताकि उपचुनाव से पहले हर मतदाता तक बीजेपी का संगठन और उसका कार्यकर्ता पहुंच सके। सीएम योगी ने मंत्रियों से कहा कि उन्हें जिस विधानसभा का प्रभारी या सह-प्रभारी बनाया गया है, वो हर हफ्ते कम से कम 2 दिन उस क्षेत्र में रुकें, जनता से कनेक्ट बढ़ाएं। अगर कार्यकर्ताओं की कोई नाराजगी है तो उसे समय रहते दूर किया जाए। हर सीट के लिए 3-3 मंत्रियों का ग्रुप बनाया गया है, जिनकी जिम्मेदारी उम्मीदवारों के चयन से लेकर उम्मीदवार को जिताने तक की होगी। यानी आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने जो टीम बनाई है उसमें पूरी तरह से उन्होंने जोश भर दिया है कि बॉस ये उपचुनाव जीतना है। लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि इस टीम में डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं है और ना ही वो इस मीटिंग में मौजूद है। इसका एक मतलब यह भी जाता है कि योगी आदित्यनाथ को अपनी टीम चुनने का फ्री हैंड दिया गया है। इस बीच आज सीएम योगी यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मिलने राजभवन पहुंचे, जिसके बाद तरह तरह की अटकलें शुरू हो गई कि अरे कहीं इस्तीफा देने तो नहीं चले गए।
लखनऊ से दिल्ली तक कयास लगने लगे। लेकिन यहां भी योगी विरोधी नैरेटिव की हवा निकल गई। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की यह मुलाकात पहले से तय थी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ शिष्टाचार के तहत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने राजभवन गए थे, जहां उन्होंने राज्यपाल को यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की जानकारी दी और औपचारिक तौर पर उनसे अनुमति ली। सीएम योगी की टीम 30 में आने के बाद कई नेताओं के सुर भी बदल गए। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद अभी तक बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहे थे, लेकिन सीएम योगी की टीम में आने के बाद हार के दूसरे कारण गिना रहे हैं। एक बार संजय निषाद को सुनिए, यूपी की हार पर क्या कह रहे हैं। उसके बाद बताऊंगा गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर क्या कह दिया है। आपने सवाल उठाए बुलडोजर एक्शन को लेकर और मुख्यमंत्री ने माना भी और वो कामयाबी आपको मिली कि वहां ध्वस्तीकरण रोक दिया गया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, हाँ निश्चित रूप से। और हर एक हमारे मुख्यमंत्री जी या सरकार हमारी हर कमजोर गरीबों और जो भी हैं उनके साथ खड़ी हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ पहले हो जाती तो शायद लोकसभा चुनाव में भी फायदा मिलता? नहीं, कई कारण हैं, छोटे मोटे कारण हैं, ये तो बहुत और कारण है चुनाव हारने के। झूठ उसमें से ये भी एक कारण है? नहीं, झूठ और भ्रम फैलाकर वोट लेना सबसे बड़ा कारण है। लोगों को डरवाना आरक्षण के संविधान के नाम पर सबसे बड़ा कारण रहा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान को लेकर इंडी गठबंधन खूब माहौल बना रहा है। उन्होंने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। अब इस बयान पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन, जिनका आज जन्मदिन भी है, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि संगठन तो सबसे बड़ा होता ही है। एक बार सांसद रवि किशन को भी सुनिए, फिर बताता हूं बीजेपी आला कमान अब कौन सा बड़ा फैसला लेने वाला है। देखिए, संगठन तो संगठन पूरे विश्व में सब लोगों को पता है, ये सबसे बड़ा संगठन है। 19 करोड़ के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता है और संगठन को ही लेके संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। भाई, बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना, संगठन मेरा दौड़ा, ये मेरा पूरा संगठन जो खड़ा है, जान झोंक दी है, तब हम लोग इतना इस झूठ की आंधी में ऐतिहासिक जीत निकाल के लाए। इन सारी बातों के बीच यह समझना जरूरी है कि बीजेपी चुनाव नतीजों की समीक्षा कर रही है और इस समीक्षा में अगर कोई बात उठ रही है तो फिर इसे टकराव नहीं मानना चाहिए। भाई, कोई प्रॉब्लम है, घर में ही 4 लोग बैठ के बात करेंगे तो थोड़ी बाताबाती हो ही जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात कर तो रहे हैं। 99 वाले तो नाच ही रहे हैं कि जीत गए। मोदी योगी के विरोधियों को तो मौका मिला है और वो इसमें अपनी कहानियां बना रहे हैं। सच ये है कि बीजेपी आगे की तैयारियों में जुट गई है और पीएम मोदी खुद इसमें सक्रिय हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जुलाई के अंत में बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें पार्टी के भविष्य को लेकर कोई फैसला हो सकता है। बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मुख्य मुद्दा लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर होगा, जबकि सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेने के साथ सरकार और बीजेपी प्रदेश संगठनों के तालमेल पर भी चर्चा संभव है। इससे पहले कल पीएम मोदी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं और चुनाव प्रक्रिया में लगे कार्यकर्ताओं से बात भी करेंगे। यानी नरेंद्र मोदी भी फुल एक्टिव मोड में दिख रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता तक से बात करने के लिए जा रहे हैं। यह है बीजेपी का अपने परफॉर्मेंस को 240 लाए हैं, सबका मिला के 235, इनका अकेले 240, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास हो रहा है कि कैसे इसको 300 के पार ले जाना था, इधर रह गया। इधर बीजेपी यूपी में उपचुनाव की तैयारियों में भी जुट गई है। इसके अलावा कुछ महीने बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में भी तो चुनाव है। महाराष्ट्र में आज ही बीजेपी गठबंधन की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। लाडली बहन योजना, आपने ये सुना होगा, लाडली बहन योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार लाडला भाई योजना लेकर आ गई है। लाडला भाई योजना में युवाओं को फैक्ट्रियों में अप्रेंटिसशिप मिलेगी और सरकार की तरफ से उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी। योजना के तहत 12वीं पास छात्रों को 1 साल तक हर महीने 6,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह डिप्लोमा धारकों को 8,000 और ग्रेजुएट डिग्री धारकों को 10,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। तो पहली बार लाडला भाई योजना नाम की एक स्कीम आई है। हरियाणा के लिए भी बीजेपी ने बड़ा फैसला किया है। कांग्रेस ने अग्निवीर के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी की थी, लेकिन आज हरियाणा की बीजेपी सरकार ने अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया।
हरियाणा सरकार अग्निवीरों को प्रदेश की सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देगी। यह आरक्षण पुलिस भर्ती, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर मिलेगा। ग्रुप सी और डी की भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। वहीं ग्रुप सी में 5% और ग्रुप ए में 1% आरक्षण दिया जाएगा। अपना काम शुरू करने पर अग्निवीरों को 5 लाख तक का बिना ब्याज का लोन भी हरियाणा में दिया जाएगा। यानी जहां जैसा फीडबैक मिल रहा है, बीजेपी उस हिसाब से अपना काम करती चली जा रही। लेकिन सवाल एक और है, बीजेपी जिनके लिए काम कर रही है, क्या वो भी बीजेपी से वैसे ही जुड़ रहे हैं? और इसमें सबसे बड़ा प्रश्न मुसलमानों को लेकर है। पाठशाला में अब अगली क्लास, मोदी, मुसलमान और सबका साथ सबका विकास। किसने कहा कि बहुत हो गया? अब ये मोदी कुछ भी कर ले, मुसलमान वोट नहीं ही देगा क्या? रिपोर्ट क्या कहती है? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा क्यों बोले मुसलमानों की बढ़ती आबादी जीने मरने का मुद्दा है? अब इसका चैप्टर। इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सीटें कम हुई तो नतीजों ने सबको चौंका दिया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि बीजेपी बहुमत से दूर रह जाएगी। नतीजे आए तो बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन की वजह खंगाली गई। उसमें कई फैक्टर्स निकल कर आए। इसमें एक फैक्टर यह भी था कि बीजेपी के खिलाफ इस बार मुसलमानों ने सिस्टमैटिकली एकजुट होकर फिर से वोटिंग, जबकि मोदी सरकार ने अपनी योजनाओं में कभी मुसलमानों को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई, तुष्टीकरण की नीति को हटाकर सबका साथ सबका विकास की बात कही। बीजेपी ने मुसलमानों तक अपनी आउटरीच को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए जब कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर वोट किया ऑपोजिशन को, तो यह बात बीजेपी के कुछ नेताओं और समर्थकों को परेशान करने लगी कि भाई सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, दूसरा सुनने को ही तैयार नहीं। अब यह परेशानी बीजेपी नेताओं की जुबान पर भी आ रही है। जैसे बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता हैं शुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने कह दिया कि जो हमारे साथ हम उनके साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। शुवेंदु अधिकारी ने यह तक कह दिया कि पार्टी को अल्पसंख्यक मोर्चे की भी जरूरत नहीं है। आप भी शुवेंदु अधिकारी का यह बयान एक बार सुनिए, फिर बयान पर उन्होंने क्या सफाई दी वो बताऊंगा, और कुछ लोगों के मन में यह जो टीस है वो क्यों है, मुसलमान क्या किसी भी हालत में बीजेपी को वोट नहीं करता, उसका सच भी बताऊंगा। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड संख्यालघु मोर्चा। अब इसको लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो गई कि शुवेंदु अधिकारी, कई लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा कि ठीक ही कह रहे हैं शुवेंदु अधिकारी कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ है, अल्पसंख्यक मोर्चा बंद कर। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। हालांकि जब बयान पर विवाद बढ़ गया तो शुवेंदु अधिकारी ने सफाई दी। शुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया कि उनका बयान पर्सनल है, उसका प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के सबका साथ सबका विकास नारे से कोई लेना देना नहीं है। शुवेंदु अधिकारी को सुनिए कि उन्होंने क्या सफाई दी, फिर आपको इस नारे को लेकर शुवेंदु अधिकारी के दर्द की वजह बताऊंगा। बोलता है हिंदू पार्टी आया, क्यों हम लोग हिंदू पार्टी? हम लोग तो सबका साथ सबके लेकर काम करता है। हमारा नेता, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा सरकार जितना भी स्कीम किया है सब देशवासी के लिए किया है। इसलिए मैं जो बात रखा है वो बात मेरा पर्सनल है और पॉलिटिकल है। इसका साथ गवर्नमेंट का स्लोगन का कोई संपर्क नहीं है। ऐसी बातों को लेकर विवाद तो बहुत होता है, लेकिन सच यही है कि बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी मुस्लिम वोट पिछले 3 चुनाव से ज्यादातर बीजेपी विरोध में गया। आपको पिछले 3 लोकसभा चुनाव का आंकड़ा दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि शुवेंदु अधिकारी का जो दर्द है वो ऐसे ही नहीं है। अगर आप देखेंगे कि पिछले 3 चुनाव से जो मुस्लिम वोट है उसको लेकर आंकड़ा क्या कहता है, मुसलमान किसको वोट देता है, भाई बीजेपी ने घोड़े खोल दिए, सबका साथ सबका विकास। लेकिन अगर आप देखेंगे 2014 में क्या हुआ, अगर आप देखें यूपीए पहले था और अब इसको इंडी भी मान लीजिए इसी को, तो पहले क्या हुआ और अब देखिए एनडीए का क्या हाल था। 2014 में
जो इंडिया अलायंस था उसको 45% मुसलमानों ने वोट किया, 45%, और एनडीए को दिया 9%, मात्र 9%। चलिए ठीक है, तब तो नरेंद्र मोदी नए नए आए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मुसलमान को भी घर दिया, शौचालय दिया, राशन मिला, सब कुछ हुआ, सिलेंडर मिला। उसके बावजूद क्या स्थिति रही 2019 में? जो इंडिया अलायंस या यूपीए उस वक्त था उसको 45% फिर मुसलमानों का वोट गया, और एनडीए को फिर 9% ही रहा, कोई इजाफा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लोगों को कहा कि जाइए, घर घर जाइए, लोगों से बात कीजिए, पसमानदा मुसलमानों की बात की। 2024 में क्या नतीजा रहा? 2024 में नतीजा इस बात का यह रहा, सबका साथ सबका विकास, ये सब कुछ करने के बाद इंडिया अलायंस को 65% मुसलमानों ने वोट किया, और एनडीए का वोट जो है वो मात्र 1% बढ़ा, 10%। यानी पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी के सबके साथ सबके विकास के बावजूद, किसी सरकारी योजना में कोई भेदभाव नहीं हुआ, उसके बावजूद जो इंडिया अलायंस या यूपीए है उसका मुसलमान वोट शेयर 20% प्लस में चला गया, और बीजेपी का या एनडीए का कितना बढ़ा? 1%। और अगर इसमें 2024 के चुनाव की तुलना 2019 से करते हुए बीजेपी का आंकड़ा देखें और कांग्रेस और उसके सहयोगियों का आप आंकड़ा देखिएगा, तो 2019 का जब चुनाव हुआ तो आप जो ये आंकड़ा देख रहे हैं 9% एनडीए का, इसमें बीजेपी कितनी थी? इसमें बीजेपी ही 9% थी। और ये जो आप यूपीए देख रहे हैं इसमें कांग्रेस 33% थी, 45 में से 33% कांग्रेस थी, और उसके सहयोगी 12% पे थे। 2024 का चुनाव देखिएगा, बीजेपी का और घट गया बॉस। 2024 में बीजेपी 8% पे आ गई, 1% और गिर गई, और कांग्रेस का जो है वो इस 65% में 38% हो गया 2024 के चुनाव में, और सहयोगी तो 12% से बढ़कर 27% पे चले गए, 15% और मुसलमानों का वोट मिला। अब इसी पे पब्लिक कह रही है कि नरेंद्र मोदी अपना कलेजा फाड़ के भी रख देंगे तो, लेकिन मुसलमान वोट नहीं देने वाला, ये दिख रहा है आंकड़ों में, ये चर्चा हो रही है लोगों के बीच। लेकिन सच ये है कि भाई वो प्रधानमंत्री हैं तो वो हिंदू मुसलमान थोड़ी करेंगे, वो तो योजनाओं में सबका साथ सबका विकास चल रहा है, लेकिन मुसलमान सारी योजनाओं का लाभ लेकर भी क्यों बीजेपी के लिए वोट नहीं करता, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आप ये भी देखिए कि मोदी विरोध में मुस्लिम वोटर ने जिस इंडी गठबंधन का साथ दिया, उस इंडी गठबंधन ने मुसलमानों के लिए क्या किया? कांग्रेस ने इस बार सिर्फ 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जबकि 2019 में 34 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, यानी मुस्लिम कैंडिडेट घटा दिए कांग्रेस ने। इसी तरह जिस बंगाल में मुस्लिम वोटरों की अच्छी संख्या है, वहां टीएमसी ने सिर्फ 6 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, जबकि 2019 में 13 मुसलमानों को उतारा था। इसी तरह चुनाव में पीडीए का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी ने मात्र 4 मुसलमान कैंडिडेट उतारे, जबकि 2019 में 8 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे सपा ने। यानी इंडी गठबंधन मुसलमानों से भर भर के वोट ले रहा है, टिकट दे नहीं रहा है, फिर भी उनको भर भर के वोट मिल रहा है। मुस्लिम वोटों का यह पैटर्न पूरे देश में है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ मजबूत दिखेगा उसे एक तरफा बल्क में मुसलमान वोट जाता है, ऐसा दिखता है। फिर चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव। जैसे अगर आप विधानसभा चुनाव में देखिएगा, इसी मुस्लिम वोट की बात करूं कि मुस्लिम वोट विधानसभा में क्या स्थिति रही। अगर आप देखेंगे बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें क्या स्थिति रही भाई? जो महागठबंधन था लालू यादव एंड अलायंस, उसको कितने मुसलमानों ने वोट किया? 77% बॉस, 77% मुसलमानों ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को वोट दिया। आप देखिए बंगाल में 2021 में चुनाव हुए, 2021 में विधानसभा का चुनाव हुआ, टीएमसी को 75% मुस्लिम वोट गया है, 75%। 2022 में आप देखिए यूपी में चुनाव होता है, यूपी में 2022 का जो चुनाव हुआ, उसमें जो समाजवादी पार्टी है उसको 79% मुसलमान वोट कर रहा है। अब ये बल्क वोटिंग नहीं है तो क्या है कि एक तरफा एकदम धुआंधार वोटिंग चल रही है। और इसीलिए बीजेपी का समर्थक भी सवाल पूछ रहा है कि जिस पार्टी पे हिंदूवादी पार्टी होने का आरोप लगता है, वो फिर भी सबका साथ सबका विकास कर रही है, मुसलमान तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, मुसलमान के मन में जो बातें भर दी गई है उनको निकालने का प्रयास कर रही है। उस प्रयास का हो क्या रहा है?
इसके बाद अब इस लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ और बीजेपी के खिलाफ इंडी गठबंधन के लिए बंपर मुस्लिम वोटिंग हुई, जबकि बीजेपी ने आउटरीच में कोई कसर नहीं छोड़ी। बूथ लेवल तक जाकर मुस्लिम समाज को साधने की रणनीति बनाई गई, जिसके तहत बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने 3 महीनों में 22,700 स्नेह संवाद कार्यक्रम किए, जिनके जरिए देश भर के 1468 विधानसभा क्षेत्रों में 50 लाख से ज्यादा मुसलमानों से संवाद किया गया। इसके अलावा सभी 543 लोकसभा सीटों पर 18 लाख से ज्यादा मुस्लिम मोदी मित्र बनाए गए, यानी हर लोकसभा सीट पर करीब 2000 मुस्लिम मोदी मित्र बने। मुस्लिम बहुल पोलिंग बूथ्स पर मुस्लिम युवाओं को बूथ टीम की जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है के नारे के साथ मुस्लिम वोटर से जुड़ने का प्रयास हुआ। रिजल्ट क्या आया? बीजेपी का मुस्लिम वोट 1% घट गया। और पीएम मोदी ने सिर्फ सबका साथ सबका विकास का नारा ही नहीं दिया, बल्कि 2014 में सत्ता संभालने के बाद से अब तक प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया। जैसे पीएम आवास योजना के तहत अब तक कुल 2 करोड़ 31 लाख घर बने हैं, इसमें से 31% घर मुसलमानों को दिए। पीएम किसान निधि योजना के 33% लाभार्थी मुसलमान हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दिया, इसमें 37% मुसलमान हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 36% लाभार्थी अल्पसंख्यक हैं, यानी हर योजना का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है, लेकिन मुसलमान के वोट का लाभ बीजेपी को नहीं मिलता। इसके अलावा भी पीएम मोदी ने मुसलमानों के विकास के लिए कई काम किए। जैसे पीएम मोदी ने 2014 से 19 तक अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 22,000 करोड़ रुपए दिए। 2014 से 2019 तक 3.2 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप मिली। अल्पसंख्यक युवाओं को यूपीएससी फ्री कोचिंग बजट 8 करोड़ रुपए से 20 करोड़ रुपए किया। 2022 में अल्पसंख्यक विभाग का बजट 5,020 करोड़ रुपए था। अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए शादी शगुन योजना की शुरुआत हुई। अल्पसंख्यक लड़कियों को शादी से पहले ग्रेजुएशन करने पर 51,000 रुपए की मदद दी जा रही है। अल्पसंख्यकों के लिए सीखो और कमाओ योजना और कौशल विकास के लिए उस्ताद योजना शुरू। 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देने के लिए ईदी योजना की शुरुआत हुई। यानी एक आदमी अपना धर्म निभा रहा है कि मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हूं, मैं तो सबके लिए करूंगा, लेकिन जो उनके समर्थक हैं, जो नेता हैं, वो पूछ रहे हैं कि बॉस, लेकिन वो उधर से भी तो कोई मैसेज आए। ये जो फिल्म में ऋतिक रोशन वाले में उसने एलियन को भी मैसेज भेजा, टों 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 टों, तो उधर से कुछ मैसेज आया था। इधर तो मैसेज ही नहीं हो रहा, इधर तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा। एलियन से कनेक्ट हो जा रहा है, यहां मुसलमान से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है बीजेपी का सब करके भी। ये पब्लिक पूछ रही। लेकिन इतनी सारी योजनाओं के बावजूद भी मुस्लिम वोटर्स ने चुनाव में बीजेपी के विरोध में वोट किया। इसलिए कई बार बीजेपी के नेता ऐसी बातें बोलते हैं जिसे मुस्लिम विरोधी बता दिया जाता है, जबकि सच यह है कि आंकड़े साफ साफ यही कहते हैं कि एक वोट बैंक बनाकर रणनीतिक तौर पर बीजेपी के खिलाफ वोटिंग होने का पैटर्न दिखता है और इसमें पूरा जोर लगाया जाता है कि बीजेपी बस हार जाए। जीते कौन उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हारनी बीजेपी चाहिए। इसी में बीजेपी की दूसरी चिंता इस बात की है कि कई इलाकों में डेमोग्राफी में लगातार बदलाव आ रहा है। क्या यह राजनीतिक सोच के तौर पर कई लोगों ने किया या कई पार्टियों ने किया, क्योंकि उनको पता है भाई मुसलमानों का बल्क में वोट मिलना है। आज असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा कर दिया कि असम में आजादी के बाद मुसलमानों की संख्या राज्य की कुल आबादी की सिर्फ 14% थी, जो आज बढ़कर 40% हो गई। एक बार हिमंता बिस्वा शर्मा को सुनिए। देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। डेमोग्राफी में बदलाव के ऐसे ही आरोप उत्तराखंड को लेकर लगते रहे और इस बात पर फिर से चर्चा तब होने लगी जब उत्तराखंड की मंगलौर सीट के उपचुनाव के नतीजे आए। मंगलौर सीट मुस्लिम बहुल सीट है, जिसमें कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट ने उपचुनाव जीता है। तो यह चर्चा चलती रहेगी, लेकिन क्या बीजेपी इस पर भी कुछ सोचेगी, विचार करेगी? क्या होगा आगे, यह तो वक्त बताएगा। पाठशाला में अगली क्लास, आप खुजली करते रह जाएंगे, इधर आपका कोई माल उड़ाकर ले जाएगा। मार्केट में घूमते खतरनाक खुजली गैंग का वो चैप्टर
जो आपका पैसा लूटने से बचाएगा। देखिए जरा क्या चल रहा है मार्केट में। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में एक ऐसा गैंग एक्टिव हुआ है जो बिना किसी बंदूक या चाकू के लोगों को लूट रहा है। यह गैंग अगर अपने शिकार के पीछे पड़ गया तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। इस गैंग के पास लोगों को लूटने के लिए एक ऐसा सीक्रेट हथियार है जो दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत खतरनाक है। गैंग के मेंबर जब अपने शिकार पर इस सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो आदमी अपने होश खो बैठता है, बुरी तरह से छटपटाने लगता है, अपने कपड़े उतारने लगता है, अपना सामान तक फेंक देता है। यहीं पर गैंग उसे लूट लेता है। लूटपाट और चोरी की कितनी ही घटनाएं आपने देखी और सुनी होंगी, लेकिन यह गैंग जिस तरह से लोगों को लूट रहा है वो बहुत ही हैरान करने वाला है। जिस गैंग के बारे में आपको बता रहा हूं उस गैंग का नाम है खुजली गैंग और इसका सीक्रेट हथियार है एक पाउडर जो ये अपने शिकार पर फेंकते हैं। दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले बाजारों में खुजली गैंग ने कई वारदात को अंजाम दिया है। खुजली गैंग की वारदातें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। आदमी पर पाउडर पड़ा नहीं कि उसको ऐसी खुजली होती है कि वो कपड़ा उतारकर खुजाने लग जाता है। आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, जरा ये तस्वीर फिर से शुरू कीजिए, दिखाइए कैसे होता है। ये देखिए साइड में एक लड़का खड़ा हुआ है, वो अब ये स्कूटी वाले के पास गया और धीरे से देखिए उसने पाउडर डाला, इतना सा उसने डाला है बस। उसके बाद भाई जो है वो खुजाते खुजाते अपना शर्ट खोल दिया, इतनी खुजली मच गई उसको। लड़का निकल गया। अब एक महिला आई, देखिए उसने कहा कि आप पीछे घूमिए भाई साहब, मैं खुजा देती हूं। और इधर से देखिए एक भाई साहब आए, उन्होंने बैग उठाया और वो भाई साहब निकल लिए। ये है खुजली गैंग का तरीका। देख रहे हैं आप कैसे काम हो रहा है। कोई चाकू नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई धमकी नहीं, ऐसे पाउडर फेंका, खुजली हुई, खुजली रुकेगी नहीं। कोई आएगा आपको घुमाएगा और दूसरा आदमी सामान और माल लेकर निकल जाएगा। यह है इनके काम करने का तरीका। खुजली गैंग के निशाने पर खास तौर पर दिल्ली का सदर बाजार था, जो देश के सबसे बड़े थोक बाजारों में से एक है। सदर बाजार में एक दिन में करोड़ों अरबों का कारोबार होता है, इसलिए यहां खुजली गैंग को शिकार आसानी से मिल जाता था। खुजली गैंग ने सदर बाजार में ही एक वारदात की थी, उसका भी वीडियो आपको दिखाता हूं। जरा वो तस्वीर दिखाइए, वो तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। वो भी बड़ी हैरान कर देने वाली तस्वीर है, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से इनकी मॉडस ऑपरेंडी है। जरा वो तस्वीर डालिए, दूसरी तस्वीर। दुकानों के अंदर भी ये लोग लूट रहे हैं। जरा वीडियो देखिए, सदर बाजार का ही एक वीडियो है। इसमें एक आदमी बैग लेकर दुकान में घुसता है, लेकिन दुकान में एंट्री करने के ठीक पहले खुजली गैंग के लोग उस पर पाउडर छिड़क देते हैं। जरा तस्वीर डालिए वाली। अभी आपको तस्वीर दिखाता हूं, जिसमें आदमी दुकान के अंदर गया और उसके ऊपर खुजली वाला पाउडर डाला, और जो पाउडर उस पर डाला गया है उसे साफ करने के लिए वो आदमी परेशान हो गया। जैसे यहां हो रहा है ना, वैसे ही उसके साथ हुआ। जरा वो दुकान वाली तस्वीर डालिए। तो खुजली गैंग के लोग, अभी वो तस्वीर आ जाएगी आपको दिखाऊंगा, इसी तरह से काम करते हैं। और फिर वहां पर भी वो आदमी इसी तरह से फंस गया जैसे ये आदमी फंसा। उसका भी बैग उन्होंने गायब कर दिया, क्योंकि जिसको खुजली मचती है वो लगातार जो है वो शर्ट उतारेगा, कपड़े उतारना शुरू कर देता है। और उसके बाद दूसरा आदमी आया और उसने उसको जो है वो सामान गायब कर दिया। अभी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। लेकिन ये कैसे होता है? ये ऐसा कौन सा पाउडर डाल रहे हैं भाई जो एकदम से इतनी खुजली मचा देता है? पहले आपको वो बताता हूं, फिर कुछ और वीडियो दिखाऊंगा। बिच्छू घास, ये है वो बिच्छू घास जिससे ये खुजली गैंग खतरनाक पाउडर बना रहा है। बिच्छू घास या बिच्छू पौधा एक खास तरह का पौधा होता है जो पहाड़ों पर पाया जाता है। यह तस्वीर उसी बिच्छू पौधे की है जो देखने में किसी सामान्य पौधे की ही तरह दिख रहा है, लेकिन इस पौधे के पत्तों और तने में छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं जो अगर छू जाएं तो भयंकर जलन होती है। बिच्छू पौधे का साइंटिफिक नाम अर्टिका डायोशिया है। इसे स्टिंगिंग नेटल भी कहते हैं। इसे छूने पर बिच्छू के डंक जैसी जलन होने लगती है। प्रभावित हिस्से में भयंकर खुजली मचती है, जहां छू जाए वहां फफोले निकल आते हैं। इस पौधे में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड बिच्छू और मधुमक्खियों में भी पाया जाता है। खुजली गैंग के लोग पौधे के पत्तों को सुखा लेते हैं, फिर सूखे हुए पत्तों को पीस के पाउडर बनाते हैं। यानी आप सोचिए, जिस आदमी पे ये बिच्छू घास का पाउडर पड़ रहा है उसको ऐसा लगने लगता है कि शरीर में बिच्छू काटे जा रहा है।
तभी ना लोग कपड़ा उपड़ा उतार दे रहे हैं कि भाई कुछ भी करके ये खुजली बंद हो। फिर इस पाउडर में कुछ सिंथेटिक केमिकल मिलाते हैं जिससे ये बहुत खतरनाक हो जाता है। सुनिए दिल्ली पुलिस ने खुजली गैंग के मॉडस ऑपरेंडी के बारे में क्या बताया। गैंग क्या करता है ये कि इनके पास एक सिंथेटिक पाउडर है जो स्किन में थोड़ी देर के लिए काफ़ी इरिटेशन कॉज करता है। ये इरिटेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब इतनी ज़्यादा होती है कि आदमी को अपनी शर्ट वर्ट निकाल के खुजली करने का मन करता है और बहुत ज़्यादा इसमें इरिटेशन होती है उसको। तो जैसे ही ये इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो चुपके से जाके पीछे से ये पाउडर या कुछ ऐसे डाल देते हैं और जब उस आदमी का खुजली के चक्कर में ध्यान भंग होता है और वो उस चीज में बिजी हो जाता है तो पीछे से दूसरा आदमी उसका जो भी बैग होता है उसको चोरी करके ले जाता है। बिच्छू पौधे का इस्तेमाल पहाड़ों पर किया जाता है, लेकिन वहां लोग इसे संभाल के इस्तेमाल करते हैं। अगर यह पौधा छू जाए तो क्या करना चाहिए वो भी आपको बताता हूं। शरीर के जिस हिस्से से बिच्छू पौधा छू जाए उसे साफ पानी से धोना चाहिए। अगर बर्फ मिल जाए तो भैया सबसे पहले वहां बर्फ लगा लीजिए, यह भी बहुत जरूरी है क्योंकि बर्फ लगाने से जलन और दर्द में आराम मिलेगा। खुजली करें तो नाखून से ना खुजाएं, नहीं तो घाव बनने की भी संभावना रहती है। तो अगर आप बाजार जा रहे हैं और पैदल चल रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें जिससे आप पानी भी पी सकते हैं और अगर खुजली गैंग पाउडर छिड़क दे तो उसे साफ भी कर सकते हैं। मगर सबसे पहले अपने सामान को सुरक्षित करें क्योंकि खुजली गैंग के कई मेंबर आसपास रहते हैं। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, यह सबसे जरूरी है। तो मतलब जितनी जल्दी हो सके, आप सोच रहे हैं कि मैं खुजाऊंगा खुजली दूर हो जाएगी, इतनी अगर भयंकर खुजली हो रही है तो यह समझ जाइए कि आप पर खुजली गैंग ने पाउडर डाल दिया है। और पानी और बर्फ, कहीं से बर्फ मिल जाए तो ठीक है, बर्फ कहां ही मिलेगा, लेकिन पानी मिले तो तुरंत उस पर पानी डालिए। खुजली गैंग ने दिल्ली के अलावा कई राज्यों में वारदातें की हैं और दिल्ली में तो 12 साल पहले भी खुजली गैंग एक्टिव था। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र में भी खुजली गैंग के मेंबर वारदातें कर चुके हैं। यह वीडियो जो आपको दिखा रहा हूं ये पुणे का। यहां भी देखिए एक आदमी, देख रहे हैं कैसे वो बेचारा शर्ट उठा के खुजा रहा है उतार के, और तभी बाइक पे 2 लोग आए और देखिए कैसे बैग छीन के भाग गए। ये 2018 का वीडियो है, यानी आज का नहीं है। ये खुजली गैंग पहले से एक्टिव है, पुणे की तस्वीर है। ये लोग गिरफ्तार भी हुए थे। खुजली गैंग के सदस्य लोगों पर पीछे से पाउडर फेंकते थे और जब पीड़ित को खुजली होने लगती थी तो उसका सामान छीन कर भाग जाते थे। खुजली गैंग के निशाने पर खासतौर पर दिल्ली का सदर बाजार था जो देश के सबसे बड़े थोक बाजारों में से एक है। अब आपको सदर बाजार की कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। जरा ये तस्वीर देखिए जिसमें आपको दिखेगा कि कैसे ऑटो जो है वो आकर रुकता है, और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे, ये देखिए पीछे से कैसे पाउडर डाला। एक आदमी जा रहा था, उसने पाउडर डाला चलते चलते, ये आदमी देखिए उसको तुरंत उसने कपड़ा उतार दिया, इतने जोर से खुजली मचने लगी। और जैसे ही उसने कपड़ा उतारा वो खुजाने का प्रयास कर रहा है क्योंकि जबरदस्त खुजली हो रही है। तो उसी समय आप देखिए पहले तो वो परेशान है, हैरान है, और भयंकर खुजली से परेशान होकर वो खुजली करता चला जा रहा है। इसी दौरान आप देखिए 2 लोग आपको दिख रहे हैं, एक व्हाइट शर्ट वाला पास में आके खड़ा हो गया और एक पीछे उधर भी एक आदमी खड़ा है। वो मौका देख रहे हैं कि कैसे ये घूमे और उसके बाद जो है इसका पैसा जो है वो या सामान जो है वो लूट लिया जाए। तो धीरे धीरे करके लोग आसपास इकट्ठा हो गए, मतलब एक पूरा गैंग है, अकेले नहीं है। और जैसे ही आदमी पूरी तरह से व्यस्त हो गया अपने इस खुजली को मिटाने में तो उसका बैग गायब हो गया, वो पोंछता ही रह गया शरीर, उसका माल लूट गया। देखिए एक आदमी आया ना देखने के लिए कि क्या हो गया भैया जरा दिखाइए। इस तरह का हिसाब चलता है जैसा उस बाइक वाले के साथ हुआ था कि कोई पूछने के लिए आएगा और उसके बाद आपका सामान गायब हो जाएगा। सदर बाजार और दिल्ली के दूसरे इलाकों में खुजली गैंग ने इसी तरह से कई वारदातों को अंजाम दिया था। कई लोगों को खुजली वाला पाउडर छिड़क के लूट लिया गया। खुजली गैंग के बारे में जो जानकारी अभी तक मिली है उसके मुताबिक खुजली गैंग के मेंबर पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के रहने वाले हैं। खुजली गैंग में 15 से 20 मेंबर हो सकते हैं। खुजली गैंग में महिलाएं भी शामिल हैं बताया जा रहा है। वारदात के समय गैंग के कई मेंबर आसपास ही मौजूद रहते हैं। खुजली गैंग बिच्छू पौधे से खतरनाक पाउडर बनाता है। खास बात यह है कि खुजली गैंग के किसी भी पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की और खुजली गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गैंग का मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। अच्छा, कोई ये आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये 2 लोग पकड़े भी गए। अब एक और तस्वीर देखिए, इसमें यह आदमी कैसे दुकान में घुसा, उसी वक्त पीछे से किसी ने उसके ऊपर खुजली वाला पाउडर डाल दिया। अब ये दुकान में घुसा ही है,
कोई डाल के चला गया, अच्छा सामने वाले को पाउडर पड़ा है पता ही नहीं चल रहा, उसको लगता है अचानक क्या हुआ मेरे ऊपर, इतनी खुजली मच रही। अब देखिए वो अपना दुकान के कोने में आ गया, वहां पर वो अपना शर्ट उतार कर जो है वो खुजली करने लगा जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं। तो वैसे ही होता है। अब देखिए ये आए गैंग के लोग, वो धीरे से घुसे, जब तक ये भाई जो है वो खुजली कर रहा है, इन्होंने सामान देखा, बैग उठाया, चल दिए। ये है इनकी मोडस ऑपरेंडी। सामने वाला जब खुजली करके आया, देख रहा अरे मेरा बैग कहां गया। बॉस ये किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि आप सोच ही नहीं पाएंगे कि ये खुजली पाउडर किसी ने डाला होगा, इसलिए आपको इतनी खुजली मच रही। और ये देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है, सदर बाजार में चल रहा है, बड़ी संख्या में केसेस सामने आए हैं। और फिलहाल ये पता चल रहा है कि पुलिस भी इसको लेकर एक्टिव है और इन्हें ढूंढ रही है। एक